गुड मॉर्निंग पहले विद्यार्थियों, बात रहे थे अपन असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहा था अपन ने? फर्टाइल एंड फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच फर्टिलाइजेशन या संलयन या निषेचन का असफल होना क्या कहलाता है? असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसको आगे जाकर अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो पार्ट्स में, एक अंतराजातीय, एक अंतःजातीय असंगतता। अंतराजातीय असंगतता की जगह था जब एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट का के फ्यूजन का असफल होना। अंतराजातीय, एक ही जाति के सदस्यों के फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच फर्टिलाइजेशन या संलयन का असफल होना अंतराजातीय असंगतता कहलाता है। अब असंगतता उत्पन्न क्यों होती है या असंगतता का नियंत्रण अपन ने कहा किसके द्वारा होता है? तो असंगतता का नियंत्रण एक रिएक्शन द्वारा होता है जिसे अपन कहते हैं पोलर पिस्टल रिएक्शन। पोलर पिस्टल रिएक्शन क्या है? तब अपन ने कहा कि पोलर प्लेट के एक्साइड भाग में कैपिटल द्वारा स्रावित एक प्रोटीन स्थित रहता है और दूसरी तरफ पिस्टल यानी कि कार्बन कार्बन स्टिग्मा के द्वारा जो स्राव है उसमें भी क्या पाता है कि प्रोटीन पाता है। इन प्रोटीन के बीच जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन क्या कहते हैं? पोलर पिस्टल रिएक्शन। अब जब पोलर पिस्टल रिएक्शन संपन्न हो जाती है तब तो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और यदि पोलर पिस्टल रिएक्शन नहीं होती है तो उस कंडीशन में फर्टाइल एंड फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट होने के बावजूद भी फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न नहीं होती है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? असंगतता कहते हैं या अपन कह सकते हैं पोलर पिस्टल रिएक्शन द्वारा किसका नियंत्रण होता है? इनकॉम्पेटिबिलिटी या असंगतता का नियंत्रण। अब पोलर पिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण अपन ने कहा था किसके द्वारा? मल्टीपल एली या बहु युग्म विकल्पी के द्वारा किसका नियंत्रण होता है? पोलर पिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण होता है या असंगतता का नियंत्रण होता है। अब मल्टीपल एली या बहु युग्म विकल्पता किसे कहते हैं? तब अपन ने कहा था कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा होता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अपन आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, उस पे आएगा भी कि प्रत्येक लक्षण इज कैरेक्टर कंट्रोल बाय वन जीन पेयर या प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा होता है। अब उस जीन युग्म का मतलब प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण अपन जो कह सकते हैं एक जीन द्वारा होता है और उस जीन की कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती है। प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन द्वारा होता है और उस जीन की कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती है। उन दो फॉर्म को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? जीन युग्म द्वारा युग्म कहते हैं। तो किसी लक्षण का नियंत्रण एक जीन की दो फॉर्म द्वारा होता है तो जीन की ऐसी दोनों फॉर्म को आपस में क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या इंग्लिश में कहते हैं एली। सिर्फ समझ क्या आएगा? एली। जैसे अपन ये कहें, एक उदाहरण देने वाला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लंबाई एक लक्षण है, उस लंबाई का नियंत्रण करने वाले जीन की दो फॉर्म हो गई, प्रभावी जीन को कैपिटल टी और अप्रभावी जीन को स्मॉल टी से शो करते हैं। और 10th क्लास में भी आपने थोड़ा पढ़ा था, जब किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाला कोई जीन है उस जीन की दो से अधिक फॉर्म हो, दो से अधिक फॉर्म हो, तब उन्हें आपस में क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एली कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल एली। जैसे 10th क्लास में आपके पास एग्जांपल आया था, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला जीन कौन सा है? आई। और इस आई की तीन फॉर्म पाई जाती है। कौन कौन सी? आई ए, आई बी और आई जीरो। अब यहां ब्लड ग्रुप का नियंत्रण करने वाला जो
जीन आई है वो एक किसका एग्जांपल है, किस प्रकार की वंशानुगति का एग्जांपल है, मल्टीपल एलिनिज्म या बहुयुग्म विकल्पता का उदाहरण है, जिसके अंदर एक लक्षण का नियंत्रण करने वाला जो जीन है उस जीन की दो फॉर्म ना होकर प्रभावी हो रहा है, भाई दो ही फॉर्म ना होकर दो से अधिक फॉर्म हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्प। अब अपन कह रहे हैं असंगतता का अर्थ हो गया फर्टाइल एंड फंक्शनल मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन का असंगतता दो प्रकार के होंगे, कौन सी, एक अंतराजातीय और एक अंतरजातीय। अंतराजातीय तो एक ही वंश की दो डिफरेंट जाति के फर्टाइल एंड फंक्शनल मेल एंड फीमेल गेमेट के बीच फ्यूजन का ऐसा होना। अंतराजातीय एक ही जाति के दो सदस्यों में के बीच फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गेमेट के बीच फर्टिलाइजेशन का फैल होना या समेट का फैल होना क्या कहलाता है, अंतरजातीय। अब असंगतता का नियंत्रण हो रहा है पोलन क्रिस्टल रिएक्शन। पोलन क्रिस्टल रिएक्शन अपन ने किसे कहा, तब अपन ने कहा कि पोलन ग्रेन के एंजाइम भाग में टेपिटल द्वारा स्रावित प्रोटीन पैदा है और दूसरी तरफ पिस्टल की स्टिग्मा के अंदर स्रावित तरल पदार्थ में प्रोटीन पैदा है। प्रोटीन का नियंत्रण कौन करता है, जीन। अब ये रिएक्शन होती है तभी आगे जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अगर सलेन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, चाहे जो मेल एंड फीमेल गेमेट है वो फर्टाइल वाले फंक्शनल। अब अपन ने कहा कि पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बहुयुग्म विकल्पी जीन द्वारा होता है। अब ये बहुयुग्म विकल्पी जीन आगे चलो, अब अपन ने कहा कि पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का असंगतता का नियंत्रण मल्टीपल एलिन द्वारा होता है। ये जी मल्टीपल एलिन किसके हो, पोलन ग्रेन, अर्थात आप यूं कह सकते हैं पोलन ग्रेन के जीन द्वारा किसका नियंत्रण होता है, यदि पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के का नियंत्रण होता है, क्या कहेंगे अपन, पोलन ग्रेन के जीन द्वारा पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण होता है, तो इस प्रकार की फिर असंगतता को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की असंगतता कहते हैं गेमेटोफाइटिक असंगतता। गेमेटोफाइटिक असंगतता क्या कहेंगे अपन, पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण करने वाले जीन के आधार पर असंगतता को पुनः दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक गेमेटोफाइटिक असंगतता और दूसरी बन जाएगी बेटा अपने पास है स्पोरोफाइटिक असंगतता। किसके आधार पर, पोलन क्रिस्टल रिएक्शन अर्थात असंगतता को नियंत्रण करने वाली जो रिएक्शन है पोलन क्रिस्टल रिएक्शन, इस पोलन क्रिस्टल रिएक्शन को नियंत्रण करने वाले जो मल्टीपल एलिन जीन है उन जीन के आधार पर असंगतता को पूरे दो पार्ट में डिवाइड करता है, गेमेटोफाइटिक असंगतता और दूसरा है स्पोरोफाइटिक असंगतता। गेमेटोफाइटिक असंगतता का क्या हो गया, यदि पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण किसके जीन द्वारा होता है, पोलन ग्रेन के जीन द्वारा होता है। अब पोलन ग्रेन स्वयं को क्या करती है, गेमेटोफाइटिक जनरेशन का नियंत्रण करता है, इसलिए इस प्रकार के असंगतता क्या कहते हैं अपन ने, गेमेटोफाइटिक असंगतता। और इसके साथ ही दूसरी तरफ पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण है पोलन ग्रेन के जीन द्वारा ना होकर पोलन ग्रेन का निर्माण करने वाली एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के जीन द्वारा होता है। अब एमएमसी किस अवस्था में होती है, वह अवस्था में अर्थात एमएमसी प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, स्पोरोफाइट जनरेशन का। तो इस प्रकार की असंगतता को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक असंगतता कहते हैं। किसके जीन द्वारा, यदि पोलन ग्रेन का निर्माण करने वाले एमएमसी सेल के जीन द्वारा पोलन क्रिस्टल रिएक्शन या असंगतता का नियंत्रण होता है, तो उसे कहेंगे स्पोरोफाइटिक असंगतता। क्यों कहेंगे, क्योंकि एमएमसी कौन सी अवस्था में है, डुएन अवस्था, और डुएन अवस्था किसका प्रतिनिधित्व करती है, स्पोरोफाइटिक का। और इसकी दूसरी तरफ यदि असंगतता का नियंत्रण या पोलन क्रिस्टल रिएक्शन का नियंत्रण पोलन ग्रेन के जीन द्वारा होता है, तो इस प्रकार की असंगतता को अपन कहेंगे गेमेटोफाइटिक असंगतता, क्योंकि यहां नियंत्रण करने वाले जीन किसके हैं, पोलन ग्रेन के, और पोलन ग्रेन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, गेमेटोफाइट सेल का, सॉरी जनरेशन का।
तो इस प्रकार की असंगतता क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक असंगतता। अब सीधे शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं असंगतता का अर्थ है फर्टाइल फंक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच फर्टाइलेशन की प्रक्रिया में असफल होना क्या कहलाता है, असंगतता। असंगतता दो प्रकार की होती है, अंतराजातीय और अंतर्जातीय। पोलिन सॉरी असंगतता का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, पोलिन क्रिस्टल रिएक्शन द्वारा। पोलिन क्रिस्टल रिएक्शन क्या है, तब अपन ने कहा पोलिन के प्रोटीन और स्टिग्मा के प्रोटीन के बीच एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अपन कहते हैं पोलिन क्रिस्टल रिएक्शन। यदि ये रिएक्शन संपन्न होती है तभी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अन्यथा संपन्न नहीं होती है। अब देखो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं ना कि अपने पास ये अंगूर है, अब इस अंगूर की स्टिग्मा पर यहां से अंतर क्या पहुंच गए, स्टिग्मा। कौन सा परागण होगा, स्वपरागण। यहां परागण तो हो गया लेकिन आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इस पोलर ग्रेन के एंजाइम भाग में उपस्थित प्रोटीन और स्टिग्मा भाग में उपस्थित प्रोटीन के बीच कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है, पोलर क्रिस्टल रिएक्शन नहीं हो रही। इस पोलर क्रिस्टल रिएक्शन नहीं होने के कारण यहां स्वपरागण तो हो गया, पोलर ग्रेन तो पहुंच गए लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन कौन सी नहीं हो रही है, पोलर क्रिस्टल रिएक्शन नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ ये अंगूर का ही पादप है जिस पर ये फ्लावर लगा है, उसके पोलन ग्रेन यहां पहुंच गए और वहां पोलन क्रिस्टल रिएक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, अर्थात फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी, या हम कह सकते हैं आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब दूसरा एक पॉइंट और कई बार पूछा जाता है, तो पॉइंट बनता है रिजल्ट ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, असंगतता के परिणाम। तो असंगतता में या तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या नहीं होगा, जर्मिनेट या अंकुरित नहीं होगा। दूसरी कंडीशन यदि जर्मिनेट हो भी गया तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ अवरोध हो जाती है, या पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर पाती है, या एम्ब्रियो सैक में एंट्री भी कर गई तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ये किसके परिणाम हो गए, इनकॉम्पेटिबिलिटी के या असंगतता के क्या हो गया, परिणाम हो गए, या रिजल्ट ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सीधा इजी वे में याद रखना है कि पोलर क्रिस्टल रिएक्शन के बिना कभी भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। अगला पॉइंट होगा फर्टिलाइजेशन या हिंदी में निषेचन। निषेचन का अर्थ है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होना बेटा, फ्यूजन या संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन। एंजियोस्पर्म में निषेचन की खोज स्ट्रोसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने लीडियम पादप में की। निषेचन की प्रक्रिया की खोज एंजियोस्पर्म में स्ट्रोसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने लीडियम पादप में की थी। अब एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में क्या किया जाएगा, विभाजित कर दिया। अब वो चरण फर्स्ट आता है
जर्मिनेशन ऑफ pollen grain। पहला चरण आता है निषेचन का, जर्मिनेशन ऑफ ए pollen grain। आपके पास बेटा ये एम्ब्रियो सेल था जिसमें ये एग सेल, ये सिमेट्रिक, ये सेंट्रल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स। अब आप फर्टिलाइजेशन किसे कह रहे हो? मेल एंड फीमेल गेमिट का सलेक्ट। गेमिट किसे कहते हैं? तो वह एकविध कोशिका जो निषेचन में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? गेमिट। मेल सेक्स ऑर्गन में जो बनता है उसे मेल गेमिट, फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो गेमिट बनता है उसे फीमेल गेमिट। इसका मतलब मेल एंड फीमेल दोनों गेमिट किस अवस्था में है? एग अवस्था। दो अलग अलग एकविध कोशिकाएं जो आपस में मिलकर एक कोशिका में बदल जाती है, वह कोशिका में बदल जाती है, उसे अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को निम्न चरणों में अपन ने क्या किया बेटा? डिवाइड किया है, जिसमें आपके पास ये आ गया एम्ब्रियो साइट। एम्ब्रियो साइट कौन सी विधि का प्रतिनिधित्व करता है? फीमेल गेमेटोफाइट विधि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके चारों तरफ ये हो गया बेटा न्यूक्लियस या बीजांडाई, ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट, ये हो गई ओवरी, ये हो गई स्टाइल, और ये हो गया आपके पास स्टेम। अब अपन ने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का पहला स्टेप किया है जर्मिनेशन ऑफ ए pollen grain। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस द्वारा बेटा? पॉलिनेशन। चाहे पॉलिनेशन स्वपरागण हो, चाहे परपरागण हो, चाहे ऑटोगेमी हो या जियोटोगेमी हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वायु की सहायता से परागण हो, चाहे इंसेक्ट की सहायता से हो, चाहे जल की सहायता से हो, पॉलिनेशन के द्वारा pollen grain एटलीस्ट कहां पहुंच जाता है? स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। कितनी कोशिकीय अवस्था में? दो कोशिकीय अवस्था में। बड़ी कोशिका का नाम क्या था अपने? कायिक कोशिका। छोटी कोशिका का नाम क्या था? जनन कोशिका। दो आवरण से घिरा हुआ है एंजाइम और एंजाइम। तो सबसे पहला पॉइंट अपने क्या लिया? जर्मिनेशन ऑफ ए pollen grain। तो किसी भी प्रकार से पॉलिनेशन हो, चाहे स्वपरागण हो, चाहे परपरागण हो, चाहे ऑटोगेमी हो, चाहे जियोटोगेमी हो, चाहे वायु परागण हो, चाहे जल परागण हो, चाहे कीट परागण हो, चाहे पक्षी परागण हो, परागण के द्वारा सामान्यतः एंजियोस्पर्म में दो कोशिकीय pollen grain पहुंच गया कहां? स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचेंगे pollen grain के द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा स्रावित की गई पदार्थ की नमी को अवशोषित करता है। अवशोषित करने से एंजाइम भाग थोड़ा सॉफ्ट हो गया, जो अपन ने मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट में पढ़ा था। एंजाइम भाग के सॉफ्ट होते ही एंजाइम भाग में पाए जाने वाले जर्म पोर से, एंजाइम भाग में पाए जाने वाले जर्म पोर से इंटाइम भाग एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, जिसे अपन ने नाम दिया था पोलन ट्यूब, जिसमें कौन सी कोशिका प्रवेश कर गई थी? जेनेटिव सेल्स या जनन कोशिका प्रवेश कर गई। जनन कोशिका पुनः संस्कृति विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो मेल गेमिट का निर्माण करती है। इस घटना को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ ए pollen grain। जर्मिनेशन ऑफ ए pollen grain। अब अपन ने क्या कहा? किसी भी प्रकार का पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन के द्वारा pollen grain पहुंच गया स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर पहुंचे हुए pollen grain ने स्टिग्मा के तरल पदार्थ को अवशोषित करके थोड़ा सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होते ही pollen grain का इंटाइम भाग एक ट्यूब के रूप में बाहर आ गया, जिसे हमने नाम दिया pollen ट्यूब, जिसमें प्रवेश कर गई कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो मेल गेमिट का क्या करती है? निर्माण करती है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? जर्मिनेशन ऑफ ए pollen grain। अब सामान्यतः एंजियोस्पर्म में जब pollen grain जर्मिनेट होता है तो एक ही pollen ट्यूब का क्या होता है? निर्माण होता है। इस कंडीशन को तो कहते हैं मोनो
साइफोनस, जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन। अब यदि पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के दौरान एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसाइगोनस टाइप जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन, जिसमें कौन सी सेल प्रवेश करेगी बेटा, जनरेटिव सेल्स प्रवेश करेगी और जनरेटिव सेल्स प्रवेश करने के पश्चात दो महीने में क्या होगी, विभाजित होगी। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के दौरान एक से अधिक पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। इस कंडीशन को तो कहते हैं मोनोसाइगोनस के स्थान पर पॉलीसाइगोनस जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब उसमें से जनरेटिव सेल्स उसी पोलन ट्यूब में प्रवेश करती है जो स्टाइल की तरफ क्या करती है, ग्रोथ करती है। बाकी पोलन ट्यूब क्या होते हैं, नष्ट हो जाती है। बाकी पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास आ गया जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन। सीधे शब्दों में याद रखना है, किसी भी प्रकार का पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन के द्वारा पोलन ग्रेन कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा के पर पहुंचने के पश्चात एंटाइम भाग से पोलन ट्यूब बनी और दो फिलामेंट का निर्माण होना क्या कराता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। कितने प्रकार का हो गया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, दो प्रकार का। कौन कौन सा, मोनोसाइगोनस टाइप जर्मिनेशन और दूसरा हो गया पॉलीसाइगोनस जर्मिनेशन। यदि एक पोलन ट्यूब बनती है मोनोसाइगोनस, दो पोलन ट्यूब बनती है तो पॉलीसाइगोनस, दो या दो से अधिक पोलन ट्यूब बनती है तो पॉलीसाइगोनस। लेकिन सर्वाइवल कौन सी करेगी, जिसमें जनरेटिव सेल्स प्रवेश करेगी। दूसरा स्टेप है ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब। अब पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन से जो पोलन ट्यूब बनी है वो पोलन ट्यूब क्या करती जाती है, ग्रोथ करती जाती है। और किस में वृद्धि करती जाती है, स्टाइल में क्या करती जाती है, वृद्धि करती जाती है। अब स्टाइल से जब किसी और ओव्यूल की तरफ ही ग्रोथ करती है, क्योंकि कार्पेट्स द्वारा एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव किया जाता है। इस रसायन के कारण पोलन ट्यूब सदैव ग्रोथ किसकी तरफ करती है बेटा, ओव्यूल की तरफ ही करती है, बीजांड की तरफ ही करती है। इस प्रकार की गति को या वृद्धि को अपन क्या कहते हैं, रसायन अनुवर्ती गति कहते हैं। रसायन के कारण उसकी तरफ जो गति होती है उसे कहते हैं रसायन अनुवर्ती गति। अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो निर्भर करती है किस पर, स्टाइल की संरचना। कुछ पौधों के अंदर स्टाइल अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, तो उस कंडीशन में स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब अंदर की तरफ क्या करती जाती है, ग्रोथ करती जाती है। कुछ पौधों के अंदर स्टाइल अंदर से सॉलिड होती है, अर्थात अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। तब उस कंडीशन में पोलन ट्यूब के टिप पार्ट अंतिम भाग पर के द्वारा एक विशेष प्रकार के एंजाइम जिसका नाम है पेक्टिनेज, उसका स्राव कहता है। पेक्टिनेज शब्द क्यों दिया अपन ने, तो याद हो जो कोशिकापादक कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। अर्थात किसका निर्माण बेटा, मिडल है लेमिला का निर्माण किस होता है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो पोलन ट्यूब के टिप पार्ट द्वारा जो पेक्टिनेज एंजाइम स्राव कहता है वो सॉलिड या ठोस स्टाइल के अंदर कोशिकाओं को अपघटित कर देता है, जिसके कारण पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओव्यूल की तरफ क्या करती है, ग्रोथ करती है।
और तीसरी कंडीशन, कुछ पौधों के अंदर जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच जो आईसीएस यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस है उन स्पेस से जिगजैग फॉर्म में क्या करती जाती है, ओयूल की तरफ है गति करती जाती है। इस प्रकार से ये इंटरसेलुलर स्पेस से होती हुई ग्रोथ करती है। अब किसी पादप में पॉलन ट्यूब की लंबाई कितनी होगी ये निर्भर करता है किस पर, स्टाइल की लंबाई पर। सबसे लंबी पॉलन ट्यूब किसके अंदर पाई जाती है, मका के अंदर, जिसके कारण पॉलन ट्यूब की लंबाई में सबसे ज्यादा किसके अंदर बनती है, मका के। अब दो स्टेप हो गए आपके पास, पहला स्टेप हो गया कौन सा बेटा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, दूसरा स्टेप हो गया ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तीसरा स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओयूल, बीजांड में पॉलन ट्यूब का प्रवेश। अब बीजांड में पॉलन ट्यूब का प्रवेश तीन प्रकार से होता है एंजियोस्पर्म में। नंबर फर्स्ट पोरोगेमी, नंबर टू सलाजोगेमी, और नंबर थ्री मीजोगेमी। अब ये आपके पास का एम्ब्रियोसाइट है, ये इनर एंटेगमेंट, ये आउटर एंटेगमेंट और ये आ जाएगा पॉलन ट्यूब। अब ओयूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से। जब पॉलन ट्यूब बीजांड वाले भाग या माइक्रोपाइल वाले भाग से, अर्थात जो पोर है, छिद्र है, उस छिद्र वाले भाग से ओयूल के अंदर प्रवेश करती है तो ऐसी एंट्री क्या कहते हैं, पोरोगेमी, जो अधिकांश एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जब माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड के छिद्र वाले या पोर वाले भाग से बीजांड में पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है तो ऐसे प्रवेश को क्या कहते हैं, पोरोगेमी, जो अधिकांश एंजियोस्पर्म में पाता है। दूसरा पार्ट आ रहा है कौन सा, चलाजोगेमी। चलाजोगेमी का क्या है, जब पॉलन ट्यूब की एंट्री ओयूल के अंदर चलाजा वाले भाग से होती है तो इस प्रकार की एंट्री क्या कहते हैं, चलाजोगेमी। जैसे कौन से पौधे में बेटा, केजुराइना में, किसमें पाया जाता है, केजुराइना पादप में। और तीसरा है बेटा कौन सा, मीजोगेमी, जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट को तोड़कर ओयूल के अंदर प्रवेश करती है तो ऐसे प्रवेश को क्या कहते हैं, मीजोगेमी। तो ऐसे प्रवेश क्या कहते हैं, मीजोगेमी। अब पॉलन ट्यूब किसके अंदर प्रवेश करती है बेटा, ओयूल के अंदर प्रवेश करती है। चौथा स्टेप आता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब बीजांड में प्रवेश करने के, पॉलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात किसमें प्रवेश करती है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में भी कितने प्रकार से प्रवेश करती है, तीन प्रकार से। ये आपके पास का एम्ब्रियो सैक है जिसमें ये आ गई एग सेल, ये आ गई एम्ब्रियो वॉल और ये आ गई आपके पास है सिनेट्री। अब इस एम्ब्रियो सेल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री तीन प्रकार से होती है, लेकिन एक शर्त है, बीजांड में पॉलन ट्यूब चाहे माइक्रोपाइल वाले भाग से प्रवेश करती हो, चाहे चलाजा भाग से प्रवेश करती हो, चाहे इंटेगुमेंट को तोड़कर प्रवेश करती हो, लेकिन एम्ब्रियो सेल के अंदर पॉलन ट्यूब सदैव किस ओर से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल वाले भाग से ही प्रवेश करती है।
अब माइक्रोपाइल वाले भाग से ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर कोलन ट्यूब की एंट्री 3 प्रकार से होती है। नंबर फर्स्ट, सिनर्जिक सेल को तोड़कर, सिनर्जिक सेल को तोड़कर, ये आपके पास एग है, ये दोनों सिनर्जिक है और ये भित्ति किसकी होगा, एम्ब्रियो सैक की भित्ति। अब या तो कोलन ट्यूब कहां से प्रवेश कर सकती है, एक सिनर्जिक सेल को ब्रोकन करके या तोड़कर किसमें प्रवेश कर जाती है, एग सेल में, सॉरी एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाती है, या दूसरा तरीका है सिनर्जिक एंड एम्ब्रियो सैक की वाल से, या एंट्री कहां से कर सकती होगा, ये एम्ब्रियो सैक वाल है और ये सिनर्जिक वाल है, इनके बीच से क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। या फिर तीसरा प्रकार क्या बन सकता है, किससे, तीसरा प्रकार बन सकता है एग सेल एंड सिनर्जिक सेल की कॉमन वाल से क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार माइक्रोपाइल से जो कोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में कितने प्रकार से प्रवेश करेगा, 3 प्रकार से प्रवेश करेगा। 3 प्रकार से प्रवेश करने के पश्चात अगला स्टेप आता है बेटा 5वां स्टेप, डिस्चार्ज ऑफ मेरे गेट। अब एम्ब्रियो सैक में किसी भी प्रकार से कोलन ट्यूब क्या करेगा, प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के पश्चात जो कोलन ट्यूब है उस कोलन ट्यूब का टिप पार्ट या तो गल जाता है या उसमें 2 पोर्स ऊपर हो जाते हैं। इन दोनों पोर्स से दोनों मेल गेमेट किस मुक्त हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये स्टेप बन गया डिस्चार्ज ऑफ ए मेल गेमेट के लिए एम्ब्रियो सैक। फिर फर्टिलाइजेशन का लास्ट छठा स्टेप आता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब एम्ब्रियो सैक में कितने मेल गेमेट मुक्त हो गए बेटा, 2 मेल गेमेट क्या हो गए, मुक्त। इन 2 मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। मेल गेमेट एग अवस्था में, एग सेल की अवस्था में, तो मेल गेमेट प्लस एग सेल आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूजन के फलस्वरूप आपके पास द्विगुणित जाइगोट बनता है जो स्पोरोफाइट पीटी की क्या हो जाएगी, प्रथम कोशिका। अब एक मेल गेमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज हो गया जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट के निर्माण की इस प्रक्रिया को अपन ट्यूब फर्टिलाइजेशन, सत्तेरिसेशन या दूसरा नाम दे सकते हैं फ्रेश फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दे सकते हैं, फ्रेश फर्टिलाइजेशन। दूसरी तरफ जो अनोदर मेल गेमेट है, ये अनोदर मेल गेमेट सेंट्रल सेल्स आरबीजी पहले से किसमें था, N+1 दूसरा मेल गेमेट सेंट्रल सेल्स के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके पास एक त्रिविध कोशिका बनती है जिसे अपन कहते हैं पैड या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के निर्माण की प्रक्रिया को अपन कहते हैं सेकंड फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कितनी बार संपन्न हुई, 2 बार संपन्न हुई। 2 बार संपन्न होने के कारण तो इसे क्या कहते हैं अपन ने, डबल फर्टिलाइजेशन। और साथ में पैड का निर्माण करने के लिए कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, 3 न्यूक्लियस फ्यूज होने के कारण इसे ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रकार पूरी प्रोसेस का नाम दिया अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो केवल और केवल प्रकृति में एकमात्र कौन से पौधों में पाया जाता था, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिसकी खोज मवासी नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब फर्टिलाइजेशन इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एंजियोस्पर्म में कितने न्यूक्लियस, तो टोटल 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं, जो केवल और केवल किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के ही अंदर इस प्रकार का कैरेक्टर पाया जाता है, दूसरे पौधों में इस प्रकार का कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। इसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप एक तरफ आपके पास द्विगुणित जाइगोट बन गया और दूसरी तरफ आपके पास मेल गेमेट सेंट्रल सेल्स के पश्चात फ्यूज होने से एक त्रिगुणित क्या बन गया, पैड बन गया। थैंक्स।